अभी हमने एक भेद के बारे में सुना था पूनम जी से। एक भेद और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ रिसर्च है, कुछ जानकारी है, कुछ इकट्ठा किया हुआ है। तो मैं आमंत्रित करता हूं इस समय मिस्टर गुरमीत सिंह। लाल किताब में जहां तक मैं जानता हूं, मैंने जो देखा इन्हें, 4 और 4 8 8 साल पहले मैं जानता था कि ये लाल किताब से जुड़े रहे, क्योंकि तब मेरी इनकी मुलाकात किसी के घर हुई थी। बाकी बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो ये हमें भेद बताएंगे, मंगल का भेद। गुरमीत जी। नमस्कार जी। सभी विद्वानों को, यहाँ पे आए हुए विद्वानों को सबको मेरा नमन। हेलो हेलो, आवाज ठीक है? मैं शुरुआत करता हूँ हनुमान जी की वंदना से। ओम हनुमंते नमः। ये हनुमान जी का मंत्र मैंने 2 वजह से पहले उच्चारण किया है। पहली वजह तो ये है कि हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, और दूसरी वजह है मेरा आज का विषय। मेरा आज का विषय है मंगल, मंगल का भेद है। मंगल के बारे में तो सभी जानते हैं कि मंगल कौन से घर में क्या फल देता है, लगभग लागताबो या सभी को ये मालूम होगा। पर मेरा मानना है कि हम मंगल की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते हैं जो कि हमें, शायद हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को लाइफ में भी परेशानी आती है, और कुंडली विवेचन के समय शायद हम उससे पूरी तरह से ठीक ढंग से हम उसका प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत ही मंगल से होती है, क्योंकि जिस समय बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले उसको शहद चढ़ाया जाता है, गुट्टी दी जाती है, जो कि मंगल की कारक वस्तु है। और जब इंसान का जब अंत का समय होता है तो उसका अंत भी मंगल की अग्नि से ही होता है। जब जीवन काल के दौरान भी जब इंसान अपना प्रारब्ध करता है तो उस समय भी मंगल का जो शौर्य, साहस और बल है, वही उसके कामयाबी का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। क्योंकि मंगल को ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो मेरा तो कहना यह है कि जब जिस समय जंग की नौबत आती है, उस समय सेनापति का जो काम होता है वो राजा से भी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि सेनापति ही आपको जंग जिता भी सकता है और जंग हरा भी सकता है। तो मंगल जब सेनापति है तो हमारे जीवन में भी अगर हम मंगल की चीज़ों को अच्छा करके चलेंगे तो हम जीवन की जंग में भी जीत पाएंगे। अभी क्या होता है, जब भी हम किसी कुंडली की विवेचना करते हैं तो उसकी शुभता के लिए हम जनरली जो शुभ ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, इनको देखते हैं। और जो जब अशुभता की बात करते हैं तो हम राहु, केतु और शनि की बात करते हैं। मंगल भी एक क्रूर ग्रह है, लेकिन हम मंगल की इतनी अहमियत हम मंगल को विवेचना के जिसमें विवेचन करते हैं कुंडली का, तब नहीं देते हैं जितनी कि उसको देनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि हमारी जीवन की शुरुआत ही मंगल से होती है और अंत भी मंगल से होता है। जब हम कुंडली में मंगल की बात करते हैं तो हम ले दे के सबसे पहले हमारे मन में एक ही विचार आता है, जो कि है मांगलिक, जिसे मांगलिक बोलते हैं। तो मांगलिक, जैसे हम सबको पता है कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में लगन से या चंद्रमा से अगर मंगल की प्लेसमेंट हो तो मांगलिक दोष बनता है। अब इसको हम मांगलिक दोष क्यों बोलते हैं, मांगलिक योग क्यों नहीं बोलते हैं, पहले तो हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम क्रमशः बात करें तो पहला घर शरीर, चौथा घर कुटुंब, 7वां घर प्रजनन,
8वां घर आयु और 12वां घर व्यय का घर होता है। जब इन घरों में मंगल की प्लेसमेंट होती है या मंगल का प्रभाव होता है, तो उसकी प्रभाव की वजह से, क्योंकि मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है, उसकी अधिकता की, उसके प्रभाव की वजह से एक इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उसके विचारों में मतभेद पैदा हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब भी कभी शादी ब्याह की बात करते हैं तो मांगलिक पर विचार जरूर करते हैं, क्योंकि जब मंगल प्रभाव इन ग्रहों पे होगा, इन सब चीजों पे होगा, तो ये हमारी वैवाहिक जीवन में के सुखों में बाधा कारक ग्रह बन जाता है। तो इसकी वजह से हम मांगलिक, जब कुंडली के मिलान करते हैं तो मांगलिक का विचार जरूर करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी मंगल की अहमियत की, क्योंकि जब हम कभी कई बार देखते हैं कि अच्छा ग्रह, कोई भी अच्छा ग्रह शुभ प्लेसमेंट के साथ बैठा हुआ है और शुभ दशा भी चल रही है उस ग्रह की, उसके बावजूद भी हमें फल पूरे नहीं मिल पाते हैं। उसकी कई वजह हो सकती है, जिसमें एक बहुत बड़ी वजह है मंगल। अगर किसी की कुंडली में मंगल बद हो रहा है, क्योंकि मंगल को लाल किताब में 2 भागों में बांटा गया है, मंगल नेक और मंगल बद। अब मंगल बद का इंसान जो होता है, वो उसको जो उपाधि दी गई है, मंगल नेक को कार्तिकेय की उपाधि दी गई है और मंगल बद को वीरभद्र की उपाधि दी गई है लाल किताब में। तो जब वीरभद्र, हम सब जानते हैं शिव जी का जो रौद्र रूप है उसे वीरभद्र बोलते हैं। तो वीरभद्र के जो गुस्से से विनाश विनाश पैदा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कोई उससे बच नहीं सकता। मंगल बद के लिए कहा गया है कि सांप का कांटा तो फिर भी बच जाता है, पर मंगल बद का मारा कभी नहीं बचता। क्योंकि मंगल बद अगर किसी कुंडली में हो तो 2-4 बातें मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, इंसान के शरीर में खून की कमी हो जाती है और पुरुष शक्ति होते हुए भी उसमें प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है, नपुंसक तक आ जाती है। तो ये एक कुछ थोड़े से इसके रिएक्शंस हैं जो कि इसकी वजह से मंगल बद की वजह से आते हैं। अगर मंगल बद किसी कुंडली में है तो कितने भी ग्रह शुभ बैठे हो, अच्छी प्लेसमेंट बैठे हो, अच्छी दशा चल रही हो, जब तक हम मंगल बद का इलाज नहीं करेंगे, कोई भी ग्रह अपनी पूरी शक्ति से आपको पूरा अच्छा शुभ फल नहीं दे पाएगा। अब हम कुछ कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, जैसे कि अब जैसे मंगल खाना नंबर 1 की हम बात करें तो खाना नंबर 1 में मंगल बहुत रिजल्ट देता है। लेकिन एक रिजल्ट हमने अगर स्पेशल तौर पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि खाना नंबर 1 में अगर मंगल हो तो उस जातक की जो उम्र होती है अपने सारे भाइयों से सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि उसके भाइयों की मृत्यु उससे पहले हो जाती, उसकी मृत्यु से पहले हो जाती है। इसी तरह से खाना नंबर 6 की बात अभी दीपक जी बोल रहे थे, तो खाना नंबर 6 में अगर मंगल बैठा हो तो वो सूर्य और केतु पर अपना प्रभाव अवश्य डालता है। सूर्य कहीं पर भी घर बैठा हो कुंडली में, वो अपना उच्च का फल देगा, चाहे किसी भी स्थिति में बैठा हो। और केतु भी अगर किसी भी स्थिति में बैठा हो कुंडली में, वो अपने नीच का फल जरूर देगा। तो इस तरह से कुंडली में हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं कि हम मंगल की जो स्पेशल, जो मैं सोचता हूँ कि हम लोग कम आंकते हैं मंगल को, क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो कभी भी मध्यम ग्रह नहीं रह पाता। अगर वो शुभ है तो उसकी शुभता चरम सीमा पर पहुंचती है, और अगर वो अशुभ है तो अशुभता की भी सीमा कोई है ही नहीं, वो असीमित अशुभ फल देता है। तो हम जब भी कुंडली को पढ़ते हैं, जब कुंडली में हम बात करते हैं, तो हम मंगल को जो इतनी अहमियत देना चाहिए हम नहीं दे पाते हैं। अब देखिए 5 घर में 12 घर होते हैं, 12 घर में से 5 घर में अगर मंगल हो तो मंगलिक दोष की बात हम करते हैं। जब लगभग 40% कुंडली पे तो मंगल का इफेक्ट, मतलब कि 40% लोगों को पूरी दुनिया में मंगल का इफेक्ट है ही है।
जब 40% पूरे दुनिया के लोगों को 40% मंगल का इफेक्ट रहता ही रहता है, तो मंगल का तो सबसे पहले हमको देखना बहुत जरूरी है जब हम कुंडली की प्रेडिक्शंस करते हैं। अब अगर हम बात करें मंगल के पितृदोष की, तो मंगल के जो घर हैं पहला और आठवां, अगर उसमें बुध या केतु बैठ जाए तो मंगल का पारिवारिक पितृदोष लगता है। जब मंगल का पारिवारिक पितृदोष लगेगा तो परिवार का कोई भी सदस्य शांति से नहीं रह पाएगा और उस परिवार में बरकत नहीं रह पाएगी। कई बार हमने देखा है कि मंगल की अगर प्लेसमेंट सही नहीं है, मंगल बद हो रहा है, तो जैसे अभी दीपक जी ने बताया कि उनके ब्रदर की किसी की शादी थी, तो शादी के समय पे किसी की डेथ हो गई, तो उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं ऐसा मंगल का इफेक्ट जरूर रहा होगा, क्योंकि मंगल बद वाला इंसान जब भी कोई मंगल कार्य करता है तो साथ में कोई ना कोई अपनी उसके परेशानी आ ही जाती है। तो मेरा यही कहना है कि मंगल का हम जब आकलन करते हैं तो मंगल को हमने सबसे पहले ठीक करना है, तभी बाकी के ग्रह भी अपना फल दे पाएंगे। इसके अलावा अगर हम उपायों की बात करें तो जैसे मंगल बद कैसे बनता है, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो, बुध केतु का कॉम्बिनेशन हो, या शुक्र नौवे में हो तो मंगल बद बनता है। तो अगर हम बलि के बकरे की बात करें, मंगल का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने बलि का बकरा वो केतु को बनाता है। और मंगल बद का जो मसनवी बनता है वो सूर्य और शनि है, जो कि आपस में बाप बेटा है। तो जब भी मंगल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अपने बलि का बकरा केतु को बना देता है, यानी कि बेटे को, यानी कि शनि को ऊपर से इफेक्ट आएगा। तो जब भी मंगल बद का इंसान, जब भी मंगल के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो अपने बेटे को, उसके बेटे को प्रॉब्लम जो आएगी ही आएगी। तो इसलिए हमको अपने खुद के अलावा, जातक को खुद के अलावा अपने बेटे के लिए भी मंगल बद का उपाय करना बहुत जरूरी है। मंगल बद के लिए देखिए उपाय अगर हम बात करें, जैसे कि मंगल, कुछ तो जनरल उपाय होते हैं, जैसे कि तंदूरी मीठी रोटियां लगवा के कुत्तों को डाले जाएं, दक्षिण मुखी घर में ना रहें, हाथी दांत का सामान अपने घर में ना रखें। और मंगल शुभ के लिए हम बताशे पानी में बहाते हैं, और मंगल बद के लिए हम गुड़ की रेवड़ियां पानी में बहाते हैं। सूर्य शनि इकट्ठा हो तो मंगल बद बनता है ना जी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे अब मंगल के साथ में अगर हम दो कॉम्बिनेशन की बात करें तो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है अंगारक योग। मंगल अगर राहु के साथ है या राहु के आगे के घरों में है तो हाथी के ऊपर बैठा हुआ या हाथी के साथ बैठा हुआ महावत का एक ओहदा हम उसको बोलते हैं। अगर मंगल राहु के साथ या उसके आगे के घरों में है तो उसकी शरारतों पर अंकुश लगाता है महावत की तरह। लेकिन मंगल और राहु का अंगारक योग भी बनता है, तो उसके लिए हमें मंगल राहु अंगारक योग का अगर हमको इलाज करना है तो मंगल की वस्तुओं को मिट्टी के बर्तन में जल प्रवाह करना हमारे लिए शुभ रहेगा। इसी तरह से मैं मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन की बात भी करता हूँ। तो मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी एक विस्फोटक ही कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। अगर किसी कुंडली में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, वो राहु उच्च जरूर बनता है, लेकिन अपने आप में भी किसी उसकी जातक लाइफ में कुछ ना कुछ विस्फोटक जरूर वो करेगा, कुछ ना कुछ खराब जरूर करेगा। तो उससे बचने के लिए जो लाल गीता में उपाय बताया गया है वो ये है कि जब घोड़ी का प्रसव होता है, उसके प्रसव के बाद की पहली धार का जो दूध होता है वो कांच के बर्तन में डाल के और घर के मध्य में दबाना चाहिए। ये मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा एक उपाय है। लेकिन अगर जनरल उपाय की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो हमको हनुमान जी की पूजा जरूर और जरूर करनी चाहिए। मंगल चाहे कुंडली में नेक है चाहे बद है,
अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें मंगल का नेक फल ही मिलेगा। समय समय पर सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, रोज पूजा के लिए हनुमान चालीसा कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप हनुमान जी की पूजा आपके लिए अच्छी रहेगी। तो मेरा बेसिकली मंगल का वेद बोलने का मतलब यही था कि हम मंगल को इतनी अहमियत विवेचन कुंडली विवेचन के समय नहीं देते हैं जितने की हमें देनी चाहिए। तो लेकिन ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड ग्रह है, इसकी शक्ति हम लोग कम आंकते हैं। जब तो मेरा यही कहना है कि जब भी हम विवेचन करें तो मंगल की स्थिति को देख के उसका उपाय पहले करें, बाकी सब उपाय तो जो करना है करना ही है आपने। धन्यवाद। सत श्री अकाल। अरे इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि भैया कुंडली में 12 घर में से 5 घर तो मंगल के पास है। जैसे कुंडली में 12 घर में से 5 घर तो बृहस्पति के पास है। ये भी बहुत अच्छी बात है। हमने शायद वाकई में नहीं ध्यान दिया कि मंगल का 40% प्रभाव तो हमारी कुंडली पे है। तो ये गुरमीत जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक चीज बताई कि अगर कभी हम कुंडली को विवेचन करें तो मंगल को भी जरा ध्यान में रख के बात करें। और जब भी मंगल खराब होगा तो आदमी के बेटे को तकलीफ आनी है, क्योंकि मंगल का कुर्बानी का बकरा केतु बनता है। बहुत अच्छी बात। थैंक यू गुरमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।